इस वीडियो में आज हम गुप्त राजवंश के शासक स्कंदगुप्त क्रमादित्य 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के शासनकाल को जानने के साधनों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम कुमारगुप्त प्रथम का मूल्यांकन भी इसमें करेंगे। स्कंदगुप्त क्रमादित्य के शासनकाल की जानकारी देने वाले साधनों से पहले हम कुमारगुप्त प्रथम का मूल्यांकन कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, उसे कुमारगुप्त ने संगठित और सुशासित बनाए रखा। यद्यपि उसने कोई विजय नहीं की, फिर भी गुप्तों की सैनिक शक्ति क्षीण नहीं होने दी। यह इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि उसके शासन के अंतिम दिनों में गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरह परास्त किया। यह बात कुमारगुप्त के लिए कम गौरव की नहीं है कि उसने इतना विशाल साम्राज्य, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था, को पूर्णतः सुरक्षित बनाए रखा। उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कुलामल चंद्र तथा गुप्त कुला यम शशि कहा गया है। ये उपाधियां सर्वदा सार्थक प्रतीत होती हैं। वह अपने पिता की भांति वीर और यशस्वी शासक था। मुद्राओं पर अंकित लेख उसकी शक्ति एवं वैभव की सूचना देते हैं। निसंदेह उसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य की गरिमा सुरक्षित रही तथा कुमारगुप्त ने शांति व सुखपूर्वक राजलक्ष्मी का उपभोग किया। अब हम गुप्त राजवंश के शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल की जानकारी देने वाले साधनों पर चर्चा करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात गुप्त शासन की बागडोर उसके सुयोग्य पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आई। जूनागढ़ अभिलेख में उसके शासन की प्रथम तिथि गुप्त संवत 136 अर्थात 455 ईस्वी उत्कीर्ण मिलती है और गढ़वा अभिलेख तथा चांदी के सिक्कों में उसकी अंतिम तिथि गुप्त संवत 148 अर्थात 467 ईस्वी दी हुई है। अतः ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी अर्थात कुल 12 वर्ष तक राज्य किया। यह काल राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अभिलेख। स्कंदगुप्त के अनेक अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना मिलती है। इनका विवरण इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे जूनागढ़ अभिलेख। यह स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख है, जो सौराष्ट्र अर्थात गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। इसमें उसके शासनकाल की प्रथम तिथि गुप्त संवत 136 अर्थात 455 ईस्वी उत्कीर्ण मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल अर्थात कोपता नियुक्त किया था। इस लेख में उसके सुव्यवस्थित शासन एवं गिरनार के पुरपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है।
इस लेख से यह भी पता चलता है कि उस समय गुप्त संवत में काल गणना की जाती थी। बिहार स्तंभ लेख। बिहार के पटना के समीप स्थित बिहार नामक स्थान से यह बिना तिथि का लेख मिलता है। इसमें स्कंदगुप्त के समय तक गुप्त राजाओं के नाम तथा कुछ पदाधिकारियों के नाम प्राप्त होते हैं। इंदौर ताम्रपत्र। इसमें गुप्त संवत 146 अर्थात 465 ईस्वी की तिथि अंकित है। इस लेख में सूर्य की पूजा तथा सूर्य के मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए धन दान दिए जाने का विवरण मिलता है। इंदौर बुलंदशहर जिले में स्थित एक स्थान है। भीतरी स्तंभ लेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से यह लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन के लिए यह अभिलेख अनिवार्य है। कहोम स्तंभ लेख। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित कहोम नामक स्थान से यह लेख प्राप्त हुआ है। इसमें गुप्त संवत 141 अर्थात 460 ईस्वी की तिथि अंकित है। इस लेख से पता चलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। मद्र शूपिया का लेख। मध्य प्रदेश में रीवा जिले में स्थित सूपिया नामक स्थान से यह लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें गुप्त संवत 141 अर्थात 460 ईस्वी की तिथि अंकित है। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गढ़वा शिलालेख। इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में गढ़वा नामक स्थान है। यहाँ से स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख मिला है, जिसमें गुप्त संवत 148 अर्थात 467 ईस्वी की तिथि अंकित है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि उक्त तिथि तक उसका शासन समाप्त हो चुका था। सिक्के। स्कंदगुप्त के इतिहास को जानने के लिए अभिलेखों के साथ साथ सिक्कों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अर्थात अभिलेखों के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के कुछ स्वर्ण एवं रजत सिक्के भी मिलते हैं, जो उसके इतिहास की जानकारी देते हैं। स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण हैं। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। रजत सिक्के। रजत सिक्के उसके पूर्वजों जैसे ही हैं। इनके मुख्य भाग पर वक्ष तथा राजा का चित्र तथा पृष्ठ भाग पर गरुड़, नंदी अथवा वेदी बनी हुई है। इनके ऊपर स्कंदगुप्त की उपाधियाँ परम भागवत तथा क्रमादित्य उत्कीर्ण मिलती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के इतिहास को जानने के लिए इनके शासन काल के समय विभिन्न होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए हम अभिलेख और सिक्कों पर पूरी तरह से निर्भर हैं और इन अभिलेख और सिक्कों के माध्यम से ही स्कंदगुप्त अर्थात
विक्रमादित्य, जिसका शासन 455 से 467 ईस्वी के समय अवधि में रहा, के इतिहास को जान सकते हैं।